Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके क्लास इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारे कंटेंट्स हैं। हम एक्सपेंशन पाथ पढ़ेंगे, इन्फीरियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कास्ट मिनिमाइजेशन चॉइस। जैसे हम पिछले लेक्चर को देख रहे थे कि किस तरह मतलब एक ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस क्या होती है कि जहाँ पे एसओ क्वांट जो कास्ट कर्व के टेंजेंट हो। ये याद रखें कि ये जो टेजेंसी पॉइंट है जैसे यूटिलिटी में होता था कि टेजेंसी पॉइंट पे हम ऑप्टिमल बंडल ऑफ गुड फॉर कंजम्पशन लेते थे, यानी कि रिक्वायर्ड और डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे जब ऑप्टिमल सेम वही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से क्या लिंक है और हम फिर कास्ट मिनिमाइजेशन चॉइस उस ग्राफ के ज़रिए करेंगे। हम कुछ ग्राफिकली आज पढ़ेंगे, ये आज का हमारा लेक्चर होगा। जैसे हम बात कर रहे थे पिछले 20वें लेक्चर का जो लास्ट वाला ग्राफ है, उसमें हमने एक कास्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट पढ़ा था कि हमने कहा था कि C2, ये जो अभी इस ग्राफ में भी नज़र आ रहा है, C2 कास्ट और इसमें Q2 जो क्वांटिटी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड क्वांटिटी या फिक्स क्वांटिटी जो है, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टेजेंट हो वो ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल होगा। ये अगेन एंड अगेन मैंने कहा था कि ये वही कंसेप्ट है जो हमने यूटिलिटी साइड पे लिया था। यूटिलिटी पे भी हमने कहा था कि जहाँ पे यूटिलिटी कर्व जो है वो आपकी बजट लाइन के टेंजेंट हो, उस पॉइंट पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी या डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई है। अब यहाँ पे जितने भी टेजेंसी पॉइंट है, अगर आप बात करें Q1 एक ख़ास वक्त में Q1 फिक्स है। हम वक्त की जो बात की है, जो रन की जो बात की है, वक्त जो टाइम, ये हम आगे देखेंगे कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन, क्योंकि आपके कंटेंट में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कास्ट है और इसकी वो बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो है वो क्या है। इसमें अगर एक शॉर्ट रन में अगर देखा जाए, एक दिन में देखा जाए, जैसे हम होटल की एग्जांपल ले रहे हैं या पेट्रोल पंप की एग्जांपल या हम टेक्सटाइल मिल की बात कर रहे हैं, एक ख़ास वक्त में क्वांटिटी फ़िक्स होती है और उस क्वांटिटी फ़िक्स में एक आपकी कास्ट कर्व होती है जो Q1 है और कास्ट कर्व जो है वो C1 है और उस वक्त में जो क्वांटिटी है वो Q1 है, फिक्स है क्वांटिटी। और यहाँ पे जहाँ पे ये टेंजेंट हो, ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है लेबर की और कैपिटल का, ये वो मिक्स है, ये वो अल्टरनेटिव कम्बिनेशन है, L1 और K1, ये वो कम्बिनेशन है जहाँ पे कास्ट मिनिमाइज्ड होती है। लेकिन ये होता है कि लॉन्ग रन में फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, जो प्रोडक्शन अदारे होते हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो अपनी आउटपुट को बढ़ाते हैं और जब आउटपुट इंक्रीज़ करती है, जैसे Q2 है, जब ये इंक्रीज़ करेगी तो कास्ट कम्बिनेशन भी चेंज हो जाएगा। और यूजुअली क्या है, मोस्टली क्या है, अगर ये लेबर और कैपिटल अगर नॉर्मल गुड हैं तो ये आपकी कास्ट इंक्रीज़ करेगी। जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आपकी यूटिलिटी इंक्रीज़ करेगी, इनकम इंक्रीज़ करेगी, अगर गुड नॉर्मल है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एक्स और वाई इंक्रीज़ करेगी। इस केस में भी अगर जो लेबर और कैपिटल नॉर्मल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर ये नॉर्मल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो आपकी जो कास्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो हम क्या है, Q2 पे चले जाएंगे और Q2 पे जो आपकी जो कास्ट कर्व है वो C2 है। इसी तरह अगर फैक्ट्री और 5,000 से 10,000 से 15,000 मीटर क्लॉथ की तरफ जाती है, या एक होटल जो है
वो 5000 डिशेज़ से 500 डिशेज़ से 1000 डिशेज़ या 1000 डिशेज़ से 1500 डिशेज़ पे जाता है, यानी कि 500 बंदे को सर्व करता है 500 डिशेज़, 1000 बंदे को सर्व करता है 1000 डिशेज़, 1500 बंदे को सर्व करता है 1500 डिशेज़। तो जब ये करते हैं तो कास्ट भी इंक्रीज़ करेगी, उस हिसाब से आपको लेबर और कैपिटल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर होटलिंग की बात करें तो आपको ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, ज़्यादा बर्नर चाहिए होंगे, ज़्यादा आपको कुकिंग पैंस चाहिए होंगे, ज़्यादा टेबल चाहिए होंगे। तो ये कैपिटल की एग्जांपल को शो कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कास्ट इंक्रीज़ करेगी। तो ये एक जो लोकस बनता है, ये जो आपको पर्पल कलर का ई जो है ये लोकस बनता है, इसको एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। और ये वो पाथ होता है, ये वो एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए एक फर्म जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। ऑलवेज देयर आर, किसी भी देखें, ये एक प्रोडक्शन मैनेजर का वर्क होता है कि वो देखे कि कौन सी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जिस पे मेरी कास्ट मिनिमाइज हो। तो कहीं ना कहीं पे क्यों फैक्ट्रीज जो हैं वो डाउन साइजिंग करती है, जब उनको पता चलता है कि हमने लेबर ज़्यादा हायर कर लिए। तो ये वो लोकस है जिस पाथ को वो यूज़ करते हुए अपना एक्सपेंशन या एक्सपेंड करती हैं फर्म्स। तो ये अगर पता चल जाए कि ये हमारा एक ऑप्टिमल मैक्स है, इस नंबर ऑफ किसी देखें, ये टेक्सटाइल मिल है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या आपकी होटलिंग का बिज़नेस है, तो ये एक मैनेजर्स को पता होना चाहिए या एक जो बिज़नेसमैन होता है उसको पता होता है कि मैंने कितने वेटर रखने हैं। अगर मेरे पास 500 बंदा आएगा तो मेरे पास ऑप्टिमल क्वांटिटी में कितने वेटर होने चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा वो कहे जी ये हो ही नहीं सकता। अगर एक वेटर रख लिया, 500 बंदा आ रहा है और सिर्फ 2 जो है ना आपके पास एक कुकिंग वाला है, तो वो इतने बंदे को सर्व नहीं कर सकेगा, क्वालिटी रिड्यूस होगी, आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो एक रैशनल मैनेजर जो होता है उसको वो ऑप्टिमल मैक्स का पता होता है, और ये अगर लोकस का पता चल जाए तो फर्म जो है वो इजीली एक्सपेंड कर सकती है, और इसको एक्सपेंशन पाथ भी कहते हैं। ई जो है आपको नजर, और ये ई जो है ये लाजमी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही हो, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है अगर जो फर्म्स हैं वो कांस्टेंट रेट टू रिटर्न के साथ चलती है। कांस्टेंट रेट टू रिटर्न मतलब अगर एक बंदा लगाया तो अगर 100 जो बंदों को सर्व करे, अगर एक बंदा जो है अगर एक मशीनरी रखी उसने 5000 मीटर डेली का क्लॉथ बना रही है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ये है कि अगर दूसरी मशीन रखेंगे तो 1000 जो है वो मीटर क्लॉथ जो है 10,000 मीटर क्लॉथ बनेगा, अगर तीसरी मशीन रखी है तो 15,000 मीटर क्लॉथ बनेगा। ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और ऐसा होता नहीं है। समटाइम आप एक मशीनरी रखते हैं तो वो 5000 दे रही है, तो दूसरा आप मशीन लेकर आते हैं तो लाजमी नहीं है 10,000 हो सकता है कि वहाँ उस मशीन पे लेबर एफिशिएंट काम ना करे, तो उसकी प्रोडक्शन ऐसा नहीं होता कि वो इंक्रीज़ करे, या ये हो सकता है कि वो 2 से भी ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि दूसरी मशीन आने से 10,000 की बजाय 15,000 मीटर क्लॉथ बनना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें हैं आपके पास, एक्सपेंशन पाथ है और किस तरीके से फर्म जो है वो एक्सपेंड कर सकती हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में ये तकरीबन बात आपको बता दी है कि एक्सपेंशन पाथ जो है ये लाजमी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो। जैसे वो ई है ना स्ट्रेट लाइन उस केस में होगा जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक मशीनरी जो है 5000 मीटर क्लॉथ बना रही है, दूसरी अगर आएगी तो वो 5000 और बनाएगी, टोटल प्रोडक्शन 10,000 होगी, तीसरी होगी तो और 5000, चौथी होगी मशीन तो और 5000। ये होता है, अगर ऐसा हो तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एक्सपेंशन पाथ डज नॉट हैव टू बी अ स्ट्रेट लाइन, द यूज़ ऑफ सम आउटपुट मे इंक्रीज फास्टर दैन द अदर एज आउटपुट एक्सपेंड। ये डिपेंड करता है कि आपके एसओ क्वांट की शेप क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इनपुट्स ऐसी होती हैं, आप जैसे आपने दूसरी मशीनरी अगर लगाई है फैक्ट्री में, होना तो ये चाहिए कि 5000 मीटर क्लॉथ और बने, लेकिन सम इनपुट्स जो होती हैं उसकी स्पेस हो सकती है, उसकी दूसरी चीज़ें हो सकती है। इट मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन ना हो। उसकी वजह ये है कि कुछ इनपुट हाईली एफिशिएंट होती है। अगर ऐसा है, अगर उस मशीनरी के ऊपर कोई एफिशिएंट लेबर आके काम करना शुरू कर दिया है, उस जो एक यूनिट है
फर्म के अंदर जो फर्दर यूनिट्स हैं जिसमें एक ही किस्म की मशीनरी लगी हुई है, तो वो सारी मशीनरी लाजमी नहीं है कि 5000 मीटर क्लॉथ ही दे। कहीं पे जो डिवीजन ऑफ लेबर्स होती है वो बहुत एफिशिएंट होती है, कहीं पे अगर एफिशिएंट हो तो वो 500 की बजाय 700 मीटर क्लॉथ बनाएगी, 5000 की बजाय 7000 मीटर क्लॉथ बनाएगी। इस केस में जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी इसको कहते हैं, लेकिन अगर कम हो तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। और ये लाजमी नहीं है कि वो ये एसो क्वांट की शेप कैसी है, ये लोकस उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है द एक्सपेंशन पार्ट डज नॉट हैव टू अपवर्ड स्लोप। इसमें यह भी नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीज़ ही करे, अपवर्ड स्लोप ही हो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ही हो कि 7000 ही आए 8000 आए, नहीं, ये डाउनवर्ड भी होता है, ये यू शेप कर्व भी होता है जब इनपुट जो हैं अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्फीरियर हो। अब मैं ज़रा अगली स्लाइड से जाने से पहले आप ज़रा जाएं वापस यूटिलिटी में, जाएं आप वापस कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ। तो वहाँ पे मैंने इन्फीरियर गुड्स के बारे में बताया था कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ करे, गुड नॉर्मल है, तो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। और मैंने कंजम्पशन साइड पे एक और बात भी कही थी, वो क्या थी कि अगर गुड इन्फीरियर है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। यही कंसेप्ट हम अगली स्लाइड में प्रोडक्शन में भी अप्लाई करेंगे। अब देखें, नज़र आ रहा है आपको कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। आप देखें Q1 से Q2 पे गए, Q2 से Q3, आउटपुट तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन क्या है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ कर रही है। या रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लेबर या कैपिटल, ये डिपेंड करता है कि आपने एक्स एक्सिस पे कौन सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ली है। लेबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वही यूटिलिटी वाला कंसेप्ट जिसमें हमने बात की थी कि अगर गुड इन्फीरियर हो, इनकम के बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। हमने बात की थी कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो सेकेंड हैंड कार्स या सेकेंड हैंड क्लॉथ्स की डिमांड कम हो जाती है, आप ब्रांडेड गुड्स की तरफ चले जाते हो। तो ये है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप मैगरीन खाने की बजाय आप खालस देसी घी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी जो मैगरीन है ये आपकी इन्फीरियर गुड है। डाल्डा घी जो है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकम बढ़ती है तो आप ऑलिव ऑयल की तरफ आ गए हैं, तो आपकी जो कंजम्पशन साइड की बात कर रहा हूँ, तो जो कुकिंग ऑयल था वो आपका इन्फीरियर था, और ऑलिव ऑयल जो है अगर उसकी तरफ मूव कर गए तो वो पहली प्रोडक्ट जिसको छोड़ा है इन्फीरियर। और यही चीज़ प्रोडक्शन में भी अप्लाई होती हैं। ये यहाँ पे बुक्स ने लेबर एक्स एक्सिस पे दी है। मैं मोस्टली लेबर को इन्फीरियर नहीं कहता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि लेबर इन्फीरियर है, इसकी बजाय यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होना चाहिए कैपिटल। लेकिन चूँकि बुक्स ने किया है, बुक्स में ऐसा है, मोस्टली बुक्स में ऐसा है, तो कोई और मतलब कैपिटल समटाइम ऐसा होता है। लेबर की एग्जांपल आप ऐसे ले लें, अगर आप देखें कि हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर में अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जो ये बुनियादें या कुछ जो घर या छतें बनाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि लेबर की डिमांड अब कम होना शुरू हो जाती है, लेबर की कास्ट कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि इसकी डिमांड कम होना शुरू है और कैपिटल की ज़्यादा है, तो लेबर इस केस में इन्फीरियर गुड है। इसी तरह कैपिटल की बात कर लें, अगर टेक्सटाइल पहले पावर लूम्स हुआ करती थी, अब पावर लूम जो थी ये जब नई हाइब्रिड मशीनें आई तो पावर लूम की डिमांड कम हो गई, यानी कि पावर लूम जो है वो इन्फीरियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जिस वजह से उसकी कास्ट कम, यानी कि अगर आउटपुट बढ़े और उसकी कास्ट कम होना शुरू हो जाए, यानी कि आप पहले पावर लूम में क्या होता था कि एक मशीन के ऊपर 5-5, 10-10 बंदे काम कर रहे थे, हाइब्रिड मशीनें आई, एक मशीन के ऊपर एक बंदा काम कर रहा है, तो क्या हुआ कि इस केस में भी लेबर जो है वो इन्फीरियर हुई कि वो लेबर की कास्ट कम हो रही है, राइट। ये आपके पास जो है एक और पॉइंट आ जाता है, इनपुट इन्फीरियरिटी। तो ये इन्फीरियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की भी बात हमने कर ली। इसके बाद आ जाते हैं जी वो कास्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट कौन सा है,
और हमने सिंपली ग्राफिकली जब बात की तो हमने कहा था कि ये जो कास्ट मिनिमाइज पॉइंट वो है जहाँ पे एसओ क्वांट कर्व और आपकी एसओ कास्ट यानी कास्ट कर्व टेंजेंट हो, वो पॉइंट कास्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट होता है। और इसको भी ये तकरीबन 20वें लेक्चर्स की ही एक किस्म की ये 10.1 जो एग्जांपल है, ये उसी की जो हमने 20वें लेक्चर में बात की, तकरीबन मोर और लेस ये वही है। तो जब हम अगर आपके पास Q है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अल्फ़ा एल बीटा, तो अगर हम लग्रेंजियन एक्सप्रेशन बनाएं तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कास्ट। और कास्ट क्या है इन केस में, अगर दो कैपिटल है और लेबर है, दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपकी कास्ट बनेंगे VK प्लस WL प्लस लेमडा और Q फिक्स नॉट, यानी कि नॉट का मतलब है फिक्स, माइनस K अल्फ़ा L रेज पावर बीटा। तो ये आपके पास लग्रेंजियन एक्सप्रेशन आ जाता है। और अगर आप K के हिसाब से, L के हिसाब से और लैम्डा के हिसाब से इनके डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाती हैं जो आपको नज़र आ जाती हैं। फॉर इंस्टेंस के आप K के हिसाब से ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो V माइनस लैम्डा अल्फ़ा K अल्फ़ा रेज पावर अल्फ़ा माइनस 1 L रेज पावर बीटा इज इक्वल टू 0, ये आ जाता है। इसी तरह आपके पास दूसरी इक्वेशंस आ जाती हैं। तो ये आपका जो रूल है मेन लग्रेंजियन, और एक ये मैथमेटिक है, मैंने कहा लग्रेंजियन आपको बनाना आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। जो ये ले लेगा तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि वो ए ग्रेड ले लेगा, और इसमें कोई और मैथमेटिक नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप पहली दो इक्वेशन की रेशो लेते हो और सारा वो प्रोसीजर करते हो, वो आपने चूँकि यूटिलिटी साइड में सारा कर लिया है, ये सारी जो है वो रेपिटिशन अगेन होगी। तो इसलिए वही रूल है, वही चीज़ें हैं, दो की रेशो लेनी है। रेशो लेने के बाद आप देखेंगे W/V इज़ इक्वल टू रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, यानी कि rate at which labor is substituted for capital is equal to the ratio of their prices. और what is the ratio of their prices, what's the cost। यहाँ पे ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइजेज है उसे कास्ट कहते हैं। तो उस कास्ट की रेशो है उन दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। अगर ये दो इक्वल हों तो ये रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी है। ये रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी मतलब कास्ट मिनिमाइजेशन है। तो दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज़ होमोथेटिक, मतलब अगर ये है होमोथेटिक का मतलब ये है कि अगर इनपुट की कास्ट जो है वो डबल हो जाए और प्राइस भी डबल हो जाए, यानी कि आउटपुट की प्राइस डबल हो जाए और कास्ट की प्राइस भी डबल हो जाए, तो इन चीज़ों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होमोथेटिक का मतलब ये हुआ कि अगर लेबर भी जो 100 रुपये से 200 रुपये भर जाए, अगर कैपिटल का रेंटल प्राइस भी जो है वो 100 रुपये से 200 रुपया हो जाए, और अगर आपने जो चीज़ प्रोड्यूस की है उसकी भी प्राइस जो पहले 100 थी वो 200 हो जाए, तो कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई इस चीज़ों के ऊपर, इसको होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन में भी यूटिलिटी कर्व का भी हमने बात की थी कि वो भी यूटिलिटी डिमांड कर्व जो है होमोथेटिक होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होती है, वो इस केस में भी ऐसा होता है। और अगर ऐसा हो द एक्सपेंशन पाथ विल बी द स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास आ जाती है जो ये वही स्लाइडें हैं जो हमने लेक्चर नंबर 20 में की है, लेकिन वही चीज़ जो कि एग्जांपल 10.1 में दे दी है, तो ये वो चीज़ है। तो ये अब हमने सारी डिस्कशन का जो चैप्टर जो आपका लेक्चर नंबर 19वां था, 20वां था और आज 21वां था, ये हम वो कास्ट की तरफ लेकर आए। तो टोटल कास्ट फंक्शन ये हो गया कि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कि इनपुट की कास्ट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर। ये अब यानी कि कास्ट फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ द आउटपुट प्राइस, आपके आउटपुट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, और इनपुट्स की कास्ट के ऊपर, इनपुट्स सेट ऑफ इनपुट्स के आप इनपुट कितनी यूज़ कर रहे हैं और आपकी आउटपुट का लेवल कितना है, आपकी कास्ट उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे वो मैंने कहा, आपने देखा ना कि सारी डिस्कशन का आप ज़रा एक और सेंस में देखें ज़रा, वो क्या मैंने कहा कि 500 डिशेस में से 1000 डिशेस हो जाएं, अगर 5000 मीटर क्लॉथ से 10,000 मीटर क्लॉथ हो जाए, यानी कि कास्ट जो है एक कितनी लेबर, आपको लेबर इंक्रीज़ कर रहे हैं
आप नई लेबर लगा रहे हैं, अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह अगर डिशेस की बात करें 500 से 1000, यानी कि ये जो 500 से 1000 मैं डिशेस की बात कर रहा हूँ, अगर 5000 से 10,000 मीटर क्लॉथ की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट 3 फंडामेंटली चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक सेट ऑफ इनपुट लेवल्स के वो इनपुट कितनी यूज़ की गई है, उनका अल्टरनेटिव कम्बिनेशन कैसे यूज़ किया गया है, और एक आपका आउटपुट लेवल क्या है। तो द मिनिमम कास्ट इनकर्ड बाय द फर्म इज़ सी इज़ द फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू एंड क्यू। यानी कि आप कह सकते हैं कि सी इज़ द फंक्शन ऑफ, जैसे हमने प्रोडक्शन यूटिलिटी साइड पे भी बात की थी, यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ द इनपुट, जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं उनकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह जो कास्ट है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कास्ट है, ये डिपेंड करती है लेवल ऑफ इनपुट यूज़ एंड आउटपुट, आपकी क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट या आउटपुट लेवल। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि डेफिनेटली आपकी कास्ट इन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है और आपके आउटपुट लेवल के ऊपर डिपेंड करती है। एज आउटपुट इंक्रीजेज, एज आउटपुट ऑफ एनी फर्म, एक फर्म की अगर आउटपुट इंक्रीज़ करती है तो टोटल कास्ट भी इंक्रीज़ करती है। थैंक यू वेरी मच क्लास। ये हमारा जो 21st लेक्चर था, इसमें हमने टोटल कास्ट की बात की, हमने एक्सपेंशन पाथ की बात की, हमने जो ऑप्टिमैलिटी का रूल है विद रिस्पेक्ट टू द कास्ट मिनिमाइजेशन हमने ये देखा, और फिर हमने इन्फीरियर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, और फिर एक्सपेंशन पाथ कैसा होता है, ये हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीक्स लेक्चर, एंड प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, wash your hand frequently, stay at your home, or enjoy these quarantine days. Allah Hafiz.